हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं आरएससीबी के जो प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जब, तो प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके उनका सॉल्यूशन करके हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और उसके लिए हमें कितने लेवल तक प्रिपरेशन करना है। तो आपके लिए हम 2011, 2013 और इसके बाद जो हमारे पास टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी पेपर हुए उन सब का सॉल्यूशन लेके आएंगे। अब सॉल्यूशन डिपेंड करता है, या तो ईयर वाइज किया जाए, 2011 का पहले सॉल्व कराओ डिटेल से, या 2013 का कराओ, एंड आफ्टर दैट दूसरे भी सॉल्यूशन कराओ। तो या तो ईयर वाइज कराया जाए, लेकिन स्टूडेंट के लिए जो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है वो है कि आप सारे पेपर का एनालाइज करके सब्जेक्ट वाइज उनको सॉल्यूशन कराना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2011 में जो इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे और उनका सॉल्यूशन पहले करेंगे। 2013 में इलेक्ट्रिकल मशीन के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, उनका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं प्रीवियस 2011 के बाद जितने पेपर हैं उनमें उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम एंड जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है उनको वन बाय वन सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले स्टार्ट में आरएससीबी 2013 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रखेंगे। यहाँ पर हमारा केवल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन लिख दिया, उसका सॉल्यूशन पूछ लिया एंड फिर आप आंसर बता दो, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका डिटेल सॉल्यूशन बताया जाए, ताकि क्या उस क्वेश्चन के बेसिस पे जितने दूसरे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने वो फ्यूचर में अगर बनते हैं तो हमारे पास पेपर सॉल्यूशन जो होगा आरएससीबी की इस वैकेंसी में वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि न केवल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए बल्कि उसके साथ साथ सारे कंसेप्ट भी क्लियर किए जाए जो उस यूनिट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्रोच करके चलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को समझाने में मान लीजिए 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, भले ही टाइम लगे, लेकिन जो आपका उसका क्वेश्चन समझने का मेन पॉइंट होना चाहिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये लोग बहुत गलती करते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन कर लिया, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है फटाफट पीछे सॉल्यूशन देख लेंगे। वो ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन देखने से क्या होगा, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन जो आपको कंसेप्ट सीखना है वो नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में सोचो, एनालिसिस करो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका वीक पॉइंट क्या है, उसको हम कैसे दूर करें, कैसे एनालाइज करें, और उसको एनालाइज करने के बाद फिर आप देखिए आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट मिलेगा। भले ही 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन 2-3 बार ट्राई कर दिया और क्वेश्चन हो गया तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन जाएगा और यही कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिलाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हम कराएंगे इसमें, और एट द लास्ट हम एक आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। और जो क्वेश्चंस जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताएंगे उनको हमारे ऑनलाइन कोर्स में कुछ रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे, जिससे वो इसको परचेज करने में भी हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फिर उसको सॉल्यूशन करिएगा। ये 36 MVA 21 kV 1800 RPM 3-phase generator connected to a power grid has a synchronous reactance of 9 ohm per phase if the excited voltage is
12 kV line to neutral and the system voltage is 17.3 kV line to phase. Calculate the active power which the machine delivers when the torque angle is 30 degree. Angle is 30 degree. Options are, ऑप्शन कौन कौन से वो लिख दीजिएगा प्लीज. ऑप्शंस आर 21.27 मेगावाट, बी 18.2 मेगावाट, सी 6.67 मेगावाट, डी 3.33 मेगावाट, and E 7.27 मेगावाट. ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाए. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़. इसमें देखिए ज़रा प्लीज़ क्या बोला गया है. हमारे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है. एक मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये होता है, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो या डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, एनी मशीन, जो भी मशीन हो या ट्रांसफार्मर हो, आपके पास उसका जो रेटिंग होता है वो रेटिंग हमेशा आउटपुट पावर के रेस्पेक्ट में होता है या आउटपुट के रेस्पेक्ट में होता है. अगर मैं आपको बोलूं कि ये 10 HP डीसी मोटर, तो इसका मतलब ये है कि उसका आउटपुट पावर, मोटर का आउटपुट पावर क्या होगा, मैकेनिकल पावर. तो 10 HP हमारे पास क्या है, मैकेनिकल पावर है, न कि इनपुट पावर है. अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 HP डीसी जनरेटर, इसका मतलब ये है कि जनरेटर का आउटपुट पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, तो वो उसका आउटपुट पावर है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी मशीन है उसकी जो स्टार्टिंग में रेटिंग गिवन होती है, ऑलवेज मेंशन विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट पावर या आउटपुट टर्मिनल. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, हम इससे सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट का यूज़ क्या करेंगे आगे क्वेश्चंस में भी हमारे काम आएगा, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें. तो आपके पास पहला पॉइंट क्या हो गया कि एनी मशीन रेटिंग is always mentioned with आउटपुट टर्मिनल. या आउटपुट टर्मिनल पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर, उसके रेस्पेक्ट में मेंशन होता है. तो ये हमारे पास क्या है, 3 फेज जनरेटर है या सिंक्रोनस जनरेटर है, उसका आउटपुट रेटिंग है. क्लियर. अब ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है, क्या बोला गया कि ये सिंक्रोनस जनरेटर जो है एक पावर ग्रिड से कनेक्टेड है. यहाँ पे आपके पास पावर ग्रिड है, उस पावर ग्रिड से ये सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड है. तो पावर ग्रिड का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V एंगल 0, और यहाँ से हमारे पास क्या होता है, E एंगल डेल्टा, एक्साइटेशन वोल्टेज E एंगल डेल्टा. ठीक है, अब हमारे पास किसी भी जनरेटर में E फेजर इक्वल टू E एंगल डेल्टा. ठीक है, तो पावर का फ्लो किधर हो रहा है, हायर एंगल टू लोअर एंगल. ठीक है, अब देखो किसी भी जनरेटर में क्या होता है, इसका खुद का इंटरनल जो इम्पीडेंस होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होता है. रिएक्टेंस इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस, RA प्लस जे एक्सेस. तो टोटल इम्पीडेंस क्या होता है, ZS इक्वल टू RA प्लस जे एक्सेस. ठीक है, अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो जरा प्लीज. एक क्वेश्चन में सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया हुआ है, मतलब एक्सेस गिवन है आपके पास कितना, 9 ओम पर फेज वैल्यू. ठीक है, इफ द एक्साइटेशन वोल्टेज, जो क्वेश्चन में गिवन है वो डेटा हम लिखते जाते हैं. गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास एक्सेस गिवन है 9 ओम पर फेज.
ठीक है। एक्साइटिंग वोल्टेज दैट मीन्स ई दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, फेज वैल्यू दिया हुआ है या लाइन वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा लाइन टू न्यूट्रल, लाइन टू न्यूट्रल हमेशा क्या होता है, फेज वैल्यू होता है, क्लियर। तो ई फेज हमें गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 12 kV, ठीक बात। फिर आगे देखते हैं, एंड द सिस्टम वोल्टेज इज 17.3 kV, लाइन टू फेज दिया हुआ है, इसका मतलब फेज वोल्टेज मेंशन है हमारे पास 17.3 kV पर फेज। फिर आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द एक्टिव पावर विच मशीन डिलीवर्स व्हेन द टॉर्क एंगल डेल्टा इज 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन यही है कि क्या निकालना है, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है बस। तो सिंक्रोनस जनरेटर में हमारे पास एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है EV अपॉन ZS cos थीटा माइनस डेल्टा माइनस V स्क्वायर अपॉन ZS cos थीटा, ये होता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं मेंशन है RA, वैसे क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, उसको हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, 0 + jXS। तो ZS की जगह हम क्या रख सकते हैं, ZS की जगह XX रख सकते हैं, ZS का जहाँ मैग्नीट्यूड है वहाँ XX रख सकते हैं, और जो एंगल है उसको क्या रख सकते हो, 90 डिग्री रख सकते हो। सो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर आप पुट करोगे cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये टर्म तो सेकंड 0 हो जाएगी, 90 माइनस डेल्टा साइन डेल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा EV अपॉन XS साइन डेल्टा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0, क्लियर, ये हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है ये पर फेज वैल्यू के हिसाब से है, और हमें ध्यान देना हमारे पास कभी भी 3 फेज मशीन आए तो उसमें लाइन वैल्यू या 3 फेज के रेस्पेक्ट में पावर निकालना पड़ता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसको 3 फेज में चेंज करना चाहोगे तो 3 फेज पावर कितना होगा, वही हमें पता करना है, 3 × पर फेज पावर। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा ज़रा प्लीज़, 3 × पर फेज पावर, 3 × E फेज × V फेज अपॉन XS साइन डेल्टा, ठीक बात। फेज वोल्टेज क्या होता है बताओ, EL/√3, लाइन वोल्टेज बाय √3, ठीक है, अपॉन XS साइन डेल्टा, क्लियर। तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, EL × VL अपॉन XS साइन डेल्टा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर फेज पावर है तो फेज पावर निकालनी है तो देखो क्या फॉर्मूला आया, दोनों क्वांटिटी जो है फेज वैल्यू होनी चाहिए, और लाइन पावर निकालनी है या 3 फेज पावर निकालनी है तो दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, लाइन वोल्टेज की होनी चाहिए, लाइन EMF और लाइन वोल्टेज होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो गया, EL VL अपॉन XS साइन डेल्टा में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा 3 फेज मशीन का कैलकुलेशन 3 फेज फॉर्मूले से ही करना है। तो इसमें देखो ज़रा प्लीज़, कैलकुलेशन आप पर फेज के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो और 3 फेज के रेस्पेक्ट में भी। तो 3 फेज के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। 3 फेज के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। क्या है फॉर्मूला, P = EL VL अपॉन XS साइन डेल्टा। क्या होगा, EL कितना है हमारे पास, लाइन, ये है हमारे पास फेज वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 12 × √3, ठीक है। लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, 12 × √3, ये kV में है, ये किलोवोल्ट में, ये भी किलोवोल्ट में, तो आंसर किस में आ जाएगा, मेगावाट में। वोल्टेज कितना दिया हुआ है लाइन वाला, लाइन वोल्टेज इज गिवन एज 17 पॉइंट, ये तो पर फेज वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास कौन सी दी हुई थी, ये लाइन टू लाइन गिवन है, ये लाइन टू लाइन है हमारे पास, लाइन टू लाइन है, और लाइन टू न्यूट्रल हमारे पास एक्साइटिंग वोल्टेज है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लाइन टू लाइन है। तो ये 17.3 अपॉन XS कितना गिवन है, XS है 9 ओम पर फेज साइन 30, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ रहा है 19.975 मेगावाट। ये किसके लिए आया,
3 फेज के लिए है, लेकिन 3 फेज में ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया कि पर फेज के रेस्पेक्ट में आंसर दो या 3 फेज के रेस्पेक्ट में आंसर दो। अगर नहीं मेंशन है तो हम हमेशा 3 फेज के रेस्पेक्ट में ही आंसर लेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो उससे ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर पर फेज के रेस्पेक्ट में निकाला जाए तो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि वहाँ पे मेंशन होना चाहिए था कि 3 फेज मशीन का पर फेज पावर निकालो, ठीक है। तो पर फेज अगर आप वैल्यू निकालोगे, पर फेज क्या हो जाएगा 3 फेज अपॉन 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 19.975 अपॉन 3, दैट इज 6.65 मेगावाट। ये आंसर मैच हो रहा है हमारे पास। किस ऑप्शन से मैच हो रहा है? सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। लगभग 6.67 मेगावाट है, और यहाँ पर पर फेज के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ गया 6.65 मेगावाट आ गया। सो आवर आंसर इज सी विद रेस्पेक्ट टू पर फेज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक क्या किया जो पेपर बनाने वाले ने, वहाँ पर आपको 3 फेज पावर मेंशन करना चाहिए था और ऑप्शन उससे मैच नहीं हो रहा है। या फिर अगर पर फेज में आप आंसर चाहते हो तो पर फेज के रेस्पेक्ट में मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं कि हमारे पास एक तो चीज़ होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात कि हमेशा जो रेटिंग है मशीन की वो हमेशा आउटपुट के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्मूला उठा के रख दिया। तो सिंस स्पेशल केस है RA जब 0 होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसको रिमूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट। अभी हम सबसे पहले सारे इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंड देन सब्जेक्ट वाइज मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेट द परसेंटेज रेगुलेशन corresponding to the unity power factor curve as shown below, having rated load is 12 kV 1000 ampere. A option is 40%, B 25%, C 50%, 75%, E 10%। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है वो बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ पे आपको गिवन है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से ये मेंशन है, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे इस एक्सेस पे तो आपके पास है वोल्टेज और इस एक्सेस पे है करंट, ये दिया हुआ है। आराम से डायग्राम बना दीजिएगा, फिर एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे आपके पास करंट आ रहा है
250 एम्पियर, 500 एम्पियर, 750 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1250 एम्पियर एंड सो चलता जा रहा है। इसमें आपके पास 0.9 लैगिंग पे इस तरह का बना हुआ है, फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे कुछ इस तरह का, और 0.9 लीडिंग पे इस तरह का। ठीक है, देखिए जरा प्लीज क्या बोला गया है। ये जो कर्व दिया हुआ है 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर पे दिया हुआ है, ये यूनिटी पावर फैक्टर पे दिया हुआ है, और ये 0.9 लीडिंग पे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है किसके करस्पॉन्डिंग, 0.9 यूनिटी पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन कुछ नहीं होता कि कोई भी मशीन हो उसका नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास इन जनरल हमारे पास किसी भी मशीन का पावर फैक्टर जो रहता है वो लैगिंग रहता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं 10 वोल्ट 9 वोल्ट पे दे रहा हूँ, अगर कोई मशीन है 10 वोल्ट दे रही है, तो हो सकता है कि वो लोड कंडीशन में 9 वोल्ट ही दे। तो 10 से 9 वोल्ट में कितना चेंज हुआ, 1 वोल्ट का, और 1 वोल्ट को अगर परसेंटेज में चेंज कर दोगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी मशीन के नो लोड से फुल लोड तक जो टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है उसको वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। उसको हम फॉर्मूला वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। और एक इंपॉर्टेंट बात कि फुल लोड वोल्टेज हमेशा, ये वोल्टेज है, ये किस में मेंशन है, केवी में, तो फुल लोड वोल्टेज हमेशा कौन सा होता है, रेटेड वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आप देखो जरा प्लीज, रेटेड वोल्टेज पे रेटेड करंट कितना है। यूनिटी पावर फैक्टर में जाओ, किसी भी पावर फैक्टर में जाओ, रेटेड वोल्टेज 12 केवी है, उस पे रेटेड करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1000 एम्पियर फ्लो हो रहा है। सही बात है, कोई सा भी पावर फैक्टर है 12 केवी पे कितना हो रहा है, 1000 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फुल लोड वोल्टेज तो 12 केवी है। अब हमें क्या पता करना है, नो लोड वोल्टेज, तभी तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, करेक्ट। तो नो लोड वोल्टेज कैसे मिलेगा, वो होता है, नो लोड का मतलब ये होता है कि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में जो कंडीशन रहता है वो नो लोड रहता है। अब स्टार्टिंग में हमें कौन से पावर फैक्टर का देखना है, यूनिटी पावर फैक्टर। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर के लिए निकालो, तो उसमें आप कितना लेते हैं नो लोड वोल्टेज, 18 केवी। अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो यहाँ 16 और 14 के बीच में कितना लोगे, 15 केवी, सो है ना, 15 केवी हो जाएगा। और 0.9 लीडिंग के लिए अगर लोगे तो इन दोनों के बीच में 12 और 10 के बीच में कितना हो जाएगा, 11 केवी। ये आप लेते हैं। हमें तो क्वेश्चन किसके करस्पॉन्डिंग करना है, यूनिटी पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग। तो नो लोड मतलब करंट का लेवल कितना हो गया, 0 हो गया। तो उस पर जो हमारे पास नो लोड वोल्टेज आ रहा है वो 15 केवी आ रहा है। तो यहाँ पे आप 15 रखोगे, 3/12 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, दैट इज हमारे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं फॉर डिफरेंट पावर फैक्टर, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को एनालिसिस करें, थ्योरेटिकली एनालिसिस करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलो ऐसे इस पे थोड़ा एनालिसिस वाइज कर देते हैं। देखो एक बात समझिएगा, ये वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए हम इसको थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं। वो यहाँ से हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, देखिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको लीडिंग पावर फैक्टर पे पता करने को बोला जाए तो कितना होगा, एक बार करके देखते हैं कितना होगा। 11 नो लोड माइनस लोड पे 12/12 कितना हो जाएगा, -1/12 इंटू 100, दैट इज नेगेटिव में परसेंट कुछ भी आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव परसेंटेज आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है, लीडिंग पे वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, नेगेटिव है। और अब यूनिटी पावर फैक्टर पे देखो, यूनिटी पे निकाल दिया, लैगिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे आप देखोगे तो आपके पास कितना, 18 - 12/12, ये 6/12 कितना हो जाएगा, इंटू 100, 50% आ जाएगा। तो एक बात समझिएगा, अगर मैं आपको वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर का कर्व बताऊं तो वो कुछ इस तरह से आता है। वो हमारे पास, एक मिनट इसको रिमूव करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर का कर्व वो कुछ किसी भी मशीन का इस तरह से आता है। ये वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, ये वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव,
ये वोल्टेज रेगुलेशन 0, ठीक है। इधर है लीडिंग पावर फैक्टर, इधर है हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर, ये यूनिटी पावर फैक्टर 1। इधर जाओगे 0.8, 0.6, 0.4 एंड सो ऑन। इधर 0.8 लीडिंग, 0.6 लीडिंग, 0.4 लीडिंग। आपको इसका कर्व बनाओगे ना, कुछ इस तरह से आएगा। ये वोल्टेज रेगुलेशन वर्सेस पावर फैक्टर का। इस कर्व से हम क्या समझते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है। यूनिटी पावर फैक्टर में भी हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर। लीडिंग पावर फैक्टर एक ऐसा पावर फैक्टर है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पावर फैक्टर है जिसमें हम तीनों टाइप के वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो वैसे, आप तो कोई भी एक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि किसी भी मशीन का जितना नो लोड पे टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है उतना ही फुल लोड पे टर्मिनल वोल्टेज मिले। दैट मीन्स नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परसेंटेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दैट इज ओनली अचीव्ड इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर पे अचीव किया जा सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दी जाए कि सबसे बेस्ट पावर फैक्टर न तो लीडिंग पावर फैक्टर है, ना ही लैगिंग पावर फैक्टर है। सबसे बेस्ट पावर फैक्टर है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर कोसाइन की वैल्यू हाई रहता है। जितना कोसाइन का वैल्यू हाई रहेगा उतना करंट का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। आपने एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट रीड आउट किया होगा, थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं कि एडवांटेज और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। पावर फैक्टर इंप्रूव होने से करंट का लेवल कम हो जाता है, I²R लॉसेस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पावर फैक्टर सबसे अगर बेस्ट पूछा जाए तो यूनिटी पावर फैक्टर है, भले ही उस पर वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता हो, ठीक है। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखिएगा वोल्टेज रेगुलेशन भले ही पॉजिटिव, लेकिन करंट का लेवल यहाँ पर क्या रहता है, सबसे मिनिमम रहता है। यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम हमेशा उस पावर फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे करंट का लेवल क्या रहे, मिनिमम रहे। हाँ, आपको और थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे हम ऐसा नहीं बोलते क्या, पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन जनरली जो हाई वोल्टेज पे किया जाता है। हाई वोल्टेज पे क्यों किया जाता है कि इन जनरल अगर आपको बोला जाए कि अगर आप हमेशा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करोगे तो करंट का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। करंट का लेवल कम रहेगा तो इससे एडवांटेज क्या है कि हमारे पास एरिया ऑफ कंडक्टर कम चाहिए होगा, उससे हमारे पास कॉस्ट सेविंग होगा। एक डिज़ाइनर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइनर हमेशा क्या चाहता है कि उसकी कॉस्ट सेविंग हो, पहली बात। दूसरी बात, करंट का लेवल जितना कम रहेगा उतना लॉसेस कम रहेगा, लॉसेस कम रहेगा। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V/IR। करंट का लेवल कम रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये एडवांटेज रहते हैं। तो इसलिए जनरली हमारे पास ट्रांसमिशन जो है हाई वोल्टेज पे किया जाता है। आप देखते होंगे ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन 765 kV आजकल इतना चल रहा है। और आजकल इंडिया में एक लाइन पे काम चल रहा है, HVDC लाइन 1200 kV की लाइन बन रही है, ठीक है। तो वो एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसमिशन जो है आपको हमेशा हाई वोल्टेज पे करना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि हम उसका जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो 3 फेज में 440 वोल्ट पे करते हैं, इंडस्ट्रियल में 440 वोल्ट पे करते हैं, और सिंगल फेज में आपने 230 240 वोल्ट इस पे करते हैं हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हमें फिर स्टेप डाउन किया जाता है। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो DP के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन कर देते हैं। लेकिन जो ट्रांसमिशन है, हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा पावर सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें लॉसेस कम से कम हो, इसलिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। देखो, आपको क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें नोट करवाते जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिएगा।
राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ ए 4 पोल generator has 16 coils then what is the pole pitch in terms of slot? देखो ज़रा प्लीज़, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन इज 4, 8, 12, डी 16, ई 24। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ज़रा प्लीज़। ठीक है, ये मशीन है हमारे पास। इस मशीन में क्या होता है, हमारे पास इस तरह से स्लॉट्स इंटरनली कटे हुए होते हैं। ठीक है, इंटरनली स्लॉट्स कटे होते हैं, उनमें हमारे पास कोयल साइड को पुट किया जाता है। इन स्लॉट्स में यहाँ पे इस तरह से स्लॉट्स बने होते हैं, पूरा नहीं बना रहे, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं आपको। इस तरह से स्लॉट्स कटे होते हैं, इनमें हम क्या पुट करते हैं, कोयल साइड पुट करते हैं। अब किसी भी कोयल में, एक कोयल में हमारे पास 2 कोयल साइड होती है। ये कोयल है मान लीजिए, तो उसका ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये 1 डैश है। ठीक है, उसमें एक साइड होता है क्रॉस कंडक्टर, दूसरी साइड होता है डॉट कंडक्टर। तो एक कोयल में कितनी कोयल साइड होती है, 2 कोयल साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना कोयल दिया हुआ है, 16 कोयल दिया हुआ है। तो कोयल साइड कितनी हो जाएगी, 16 कोयल होगा तो 32 कोयल साइड्स होगी। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सी वाइंडिंग की गई, सिंगल लेयर वाइंडिंग की गई है या डबल लेयर वाइंडिंग की गई है। इन दोनों का मतलब समझते हैं पहले। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आप हमेशा क्या मानोगे, सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब ये होता है एक स्लॉट में एक कोयल साइड। ठीक है, एक स्लॉट में कितने कोयल साइड, एक 1 स्लॉट 1 कोयल साइड, 1 कोयल साइड। ठीक है, डबल लेयर का मतलब 1 स्लॉट 2 कोयल साइड। एक स्लॉट में कितनी कोयल साइड डालते हैं, 2 कोयल साइड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इस तरह से रहता है। अब देखो यहाँ पे तो सिंगल लेयर मानेंगे तो 32 कोयल साइड है, 32 कोयल साइड है, इसका मतलब स्लॉट्स भी कितने होंगे, ऐसे हमारे पास 32 स्लॉट्स होंगे। अब पोल पिच क्या होता है, पोल पिच का मतलब ये होता है हमारे पास कि 4 पोल होंगे। ठीक है, 4 पोल है हमारे पास। जैसे यहाँ पर आप एज्यूम करिएगा 4 पोल आपके पास क्रिएट हो रहे हैं। इस तरह से N1 S1 N2 S2, ये 4 पोल है। और इधर टोटल कितने स्लॉट्स आ गए, 32 स्लॉट्स आ गए। कितने, 32 स्लॉट्स आ गए। अब देखेंगे हमें क्या चाहिए होता है, पोल पिच। तो पोल पिच क्या होता है, पोल पिच 2 एडजेसेंट जो पोल होते हैं उनके आइडेंटिकल पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस होता है। कोई भी 2 एडजेसेंट पोल ले लो, चाहे N1 S1 ले लो या N1 S2 ले लो, कोई भी 2 नज़दीक के पोल, उनका आइडेंटिकल पोल, इसका बीच का पॉइंट मान लेते हैं, इसका भी बीच का पॉइंट आइडेंटिकल पोल, उनकी बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल पिच। यहाँ पे इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, पोल पिच होगा। इन दोनों का ये जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, पोल पिच होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, पोल पिच होगा। तो 32 स्लॉट्स को हम कितने भाग में बांट रहे हैं, 4 भाग में बांट रहे हैं। तो 32/8 कितना हो जाएगा, पोल पिच इज, पोल पिच कितना हो जाएगा, 32/4 दैट इज 8। आंसर इज 8। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है और अपने आप करना है। तो देखते हैं कितने करेक्ट आंसर आते हैं। क्वेश्चन लिखिए फटाफट।
A two-pole DC motor runs at 5460 RPM. What is the frequency of voltage induced in the coils? Options are 91 Hertz, option B 571 Hertz, option C 182 Hertz और ऑप्शन डी 27 हर्ट्ज। देखते हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स इसको कौन राइट आंसर देते हैं, और जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारे ऑनलाइन कोर्स में कुछ रिवार्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा और इसका आंसर सॉल्यूशन कराएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इसको करिए ज़रा प्लीज़।